नमस्कार। टीसीएच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश पाठक, सीनियर जर्नलिस्ट। लगातार अब लिस्ट आनी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आती है, कभी कांग्रेस की लिस्ट आती है और अभी कल रात को कांग्रेस ने एक बहुत लंबी तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी ठीक ठाक लिस्ट जारी की है, जिसमें मध्य प्रदेश से भी कई इंपॉर्टेंट नाम हैं और इसके अलावा भी कई स्टेट्स, यूपी से कई इंपॉर्टेंट नाम हैं। यूपी कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अजय राय जी, उनको वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उतारा गया है। अखिलेश प्रताप सिंह जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनको देवरिया की लोकसभा सीट दी गई है। अमरोहा से दानिश अली को सीट दी गई है, जो आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी में थे, जिनके खिलाफ संसद के अंदर गाली गलौज हुआ था और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी से उनको निकाल दिया गया था। कांग्रेस अभी उन्होंने हाल में ज्वाइन की और अमरोहा से उनको सीट दी है। इमरान मसूद जो कई जगह घूमकर वापस लौटे हैं, उनको टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश से जो सबसे इंपॉर्टेंट टिकट है, बाकी टिकट्स पे तो राकेश भाई डिटेल में आपको बताएंगे, वो दिग्विजय सिंह जी, जिनको पिछली बार कहा गया था भोपाल से लड़ने के लिए, तो भोपाल से लड़े थे और पिछले प्रोग्राम में राकेश भाई ने बताया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि पार्टी मुझे जहां से लड़ाना चाहेगी वहां से मैं लड़ूंगा। लेकिन इस बार पार्टी ने कोई दांव ना खेलते हुए उनको राजगढ़ से टिकट दिया है, जो उनका अपना इलाका है। तो उम्मीद है कि काफी मजबूती से वहां वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा भी कई सीटें हैं जिनको लेकर बात चल रही थी। धार की सीट हो गई, इंदौर की सीट बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो भाजपा लगातार जीतती चली गई है। कांग्रेस जहां पर बहुत कमजोर है और उसके एक बड़े नेता अभी हाल में भाजपा में चले भी गए थे। तो इन सीट्स को लेकर पहले मध्य प्रदेश से ही शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में ये जो टिकट दिए गए हैं भाई साहब, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या सोच है? पहली बात तो ये कि नए लोगों को मौका देने की सोच है, पुराने लोगों को भी दिया गया, मतलब ये राहुल गांधी के टिकट हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे जी के टिकट हैं या फिर जीतू पटवारी जी के टिकट हैं? देखिए, इन तीनों के सम्मिलित टिकट मान सकते हैं इन्हें, पर इसमें छाप राहुल गांधी की ज्यादा दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम दिग्विजय सिंह के बारे में बात कर लें। दिग्विजय सिंह ने परसों भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि प्रदेश ही नहीं, देश में कांग्रेस पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ने को वे तैयार है। मैं खुद भी था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और दिग्विजय सिंह ने यह हर बार साबित किया है कि वे पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, अनुशासित कार्यकर्ता हैं। 2019 का चुनाव आप सबको मालूम है, हिंदुत्व के घोड़े पर सवार होकर बीजेपी लड़ रही थी, राष्ट्रवाद का भी तड़का उसमें था और प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ भोपाल से वे मैदान में उतरे। लेकिन अब की बार यह चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने थी कि इस बार करो या मरो, जिन्हें मरने का चुनाव है, अपने अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। ऐसे में सभी दिग्गजों से उम्मीद की जा रही है कि वे अपने अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ें। अब तक जो दो ऐसे दिग्गज सामने आए हैं, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में, जिन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। हम सब जानते हैं दिग्विजय सिंह की आयु पर्याप्त है। वे अगर इस वक्त लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो बड़ा जोखिम का काम करने जा रहे हैं। फिर भी उन्होंने कांग्रेस के आला कमान के निर्देश को स्वीकार करके अपनी परंपरागत सीट पर चुनाव लड़ना स्वीकार किया। यद्यपि पार्टी अगर उनसे भोपाल में लड़ने को कहती तो वे भोपाल में भी लड़ते। ऐसा कोई कारण नहीं है कि दिग्विजय सिंह पार्टी के अनुशासन को नहीं मानते। अब थोड़ा सा राजगढ़ सीट के बारे में बात कर लें। वो उनके अपने पुराना जो रियासती क्षेत्र है, राधोगढ़ के वे राजा हैं, उस रियासत काल के प्रभाव का क्षेत्र है। वो वहां से वे 3 दशक पहले सांसद रहे थे और उसके बाद वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 10 साल। बीच में उनके भाई वहां से सांसद रहे, लक्ष्मण सिंह बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने के टिकट पर भी वे जीत कर आए। रोडमल नागर अभी बीजेपी से वहां सांसद हैं। तो मैं अगर इस सूची को पहली नजर में देखूं तो बहुत स्पष्ट ये समझ में आता है कि राहुल गांधी की भी सूची है, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी और जीतू पटवारी की भी है। यद्यपि मध्य प्रदेश में अभी रस्साकशी कुछ और सीटों पर चल रही है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि पार्टी ने यह संदेश तो दे ही दिया है कि अगर आप बड़े दिग्गज नेता हैं, खुद को बड़ा नेता समझते हैं, प्रादेशिक नेता समझते हैं, छत्रप समझते हैं, छत्रप शब्द पर सोशल मीडिया पर किसी ने बीच में ऐतराज किया था, जबकि अखबारी शब्द है, ये कोई राजशाही और सामंती शब्द नहीं है। तो उन सबके सामने ये चुनौती दी गई कि अगर आप बड़े हैं तो साबित करिए, जनता के बीच से चुनकर आइए। अब इसमें कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके बेटे को टिकट घोषित हो चुका है और वे लड़ेंगे भी नहीं। एक नई चीज जरूर अशोक जी अभी अभी सामने आई है, जिस पर हम गुना शिवपुरी पर बात करते तो उसका उल्लेख करता है। अरुण यादव का नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए चल रहा था, लेकिन आज कांग्रेस ने कुछ संभागीय प्रभारी बनाए हैं, जिनमें अरुण यादव का नाम है इंदौर संभाग के लिए।
तो अब मुझे नहीं लगता कि अरुण यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वरना जो व्यक्ति चुनाव में जाने वाला हो उसे प्रभारी नहीं बनाया जाता। तो फिलहाल एक पहेली अभी बाकी है कि गुना शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन चुनौती देगा। जी अशोक जी, कौन से नाम चल रहे हैं गुना शिवपुरी के लिए देखा जाए तो कौन से नाम चल रहे हैं? और एक और नाम इसमें इंपॉर्टेंट है और जगह इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं आपसे डिटेल चाह रहा था। एक तो जी कांतिलाल भूरिया जी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं रतलाम से। तो इंदौर में बिल्कुल नए आदमी को चर्चा ये चल रही थी कि जीतू पटवारी शायद खुद इंदौर से चुनाव लड़े तो शायद थोड़ा मजबूती से पार्टी लड़े। तो यह अक्षय बम जी को टिकट दिया गया इंदौर में, यह हार का स्वीकार है और या नहीं? और कांतिलाल भूरिया जी की क्या संभावनाएं रतलाम में बनती हैं? देखिए, पहले कांतिलाल भूरिया की बात कर ले। कांतिलाल भूरिया उस क्षेत्र के बड़े आदिवासी नेता हैं। उनके बेटे विक्रांत भूरिया विधायक हैं, लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। खुद कांतिलाल भूरिया चुनाव जीते हैं। अभी पिछली बार उनके बेटे को टिकट नहीं मिला, कांतिलाल को मिला था। वे पहले भी सांसद रहे हैं, यूपीए सरकार में मंत्री रहे हैं। वे अपने क्षेत्र में जब दोबारा लोकसभा चुनाव लड़ने जाएंगे तो उनकी संभावना अच्छी और प्रबल रहेगी। मुझे लगता है वो जो कांग्रेस का दांव है, राहुल गांधी का जो दांव है कि अगर आप अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं तो चुनाव लड़कर और जीतकर दिखाइए, उसी रणनीति के तहत ये टिकट हुए हैं। जहां तक इंदौर का प्रश्न है, वो अक्षय बम जो है वो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, पीएचडी, एमबीए, एलएलबी, अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं पहले से। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये तीनों लोगों की सूची है, तो मुझे ऐसा लगता है अक्षय बम दिग्विजय सिंह के करीबी कार्यकर्ता माने जाते हैं। कांग्रेस के पास वहां कोई वैसा कद्दावर नेता बचा भी नहीं था। जीतू पटवारी भी लड़ते, उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये होगा कि बिल्कुल एक नया नाम, जिस तरह के प्रयोग बीजेपी करती रही है, कांग्रेस अब वो प्रयोग कर रही है। जैसे विधानसभा में दिग्गजों को विधानसभा चुनाव लड़ने भेज दिया मोदी जी ने, उनमें से 2 लोगों को छोड़कर बाकी सब चुनाव जीते। ऐसा ही अब कांग्रेस कर रही है। तो इसमें कई नए नाम हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें अक्षय बम है, भोपाल के अरुण श्रीवास्तव हैं। इस तरह से जो नए चेहरे हैं, और भी नए इसमें चेहरे हैं, गुड्डू राजा बुंदेला हैं सागर से, वो भी नया चेहरा है। रीवा से नीलम मिश्रा नया चेहरा है। तो जब कोई दिनेश यादव जबलपुर में, बालाघाट में सम्राट सरस्वार, अरुण श्रीवास्तव को जैसे मैंने जिक्र किया, इस तरह से नए लोगों पर दांव लगाना कई बार जोखिम भरा तो होता ही है, लेकिन जनता के बीच में वो निर्विवाद होता है। उसके ऊपर कोई पहले का आरोप नहीं होता, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती। पार्टी में भी सारे गुटों को लगता है कि ठीक है, नया आदमी है तो इसको सपोर्ट करते हैं। तो कांग्रेस अभी इस रणनीति पर चलकर कुछ नए लोगों को मैदान में लाई है। यद्यपि अशोक जी, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, इंदौर वो सीट है जो बीजेपी का गढ़ है। सब कुछ बीजेपी के पास है, सारे विधायक, सांसद, नगर निगम, जिला पंचायत। जैसे छिंदवाड़ा पूरी कांग्रेस के पास थी, अब यद्यपि 7 पार्षद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, वैसे ही इंदौर कांग्रेस मुक्त शहर है हर तरह से। और पिछले लोकसभा चुनाव में जो रिकॉर्ड वोटों से जीत वाले 10 टॉप 10 देश भर में प्रत्याशी हैं, उनमें से शंकर लालवानी है। 5.5-6 लाख वोटों के अंतर से वे चुनाव जीते थे। निश्चित तौर पर ऐसे गढ़ में, जो संघ का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, वहां नए चेहरे को उतारना चुनौतीपूर्ण भी है और जोखिम भरा भी है। लेकिन कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। उस पर लोग हैं नहीं चुनाव लड़ने के लिए कुछ सीटों पर। तो ये देखना होगा कैसा चुनाव लड़ते हैं। जी, एक गुना, शिवपुरी और ग्वालियर, विदिशा, ये 3 सीटें ऐसी हैं जिस पर पिछली बार भी हम लोगों ने बात की थी कि गुना शिवपुरी से किसको दिया जाएगा, ग्वालियर से किसको दिया जाएगा, विदिशा से किसको दिया जाएगा। बहुत विस्तार में कैंडिडेट्स का नाम लेके बात हुई थी और अभी तक कुछ आया नहीं है। ग्वालियर में, गुना में कम से कम, और विदिशा में भी, तीनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट दे चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते फेंक चुकी है, लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं आया। ये देर जो हो रही है, हीला हवाली हो रही है, चुनाव सर पे है, क्यों हो रही है? देखिए, ये देर इसलिए हो रही है कि दिग्गजों के बीच में रस्साकशी चल रही है। पहले हम गुना शिवपुरी की बात कर लें। यद्यपि गुना शिवपुरी को लेकर दिग्गजों में कोई रस्साकशी नहीं, क्योंकि कांग्रेस के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने लड़ाने लायक कोई बहुत कद्दावर नाम नहीं है। पहले जो लोग चुनाव लड़ चुके हैं, हरिवल्लभ शुक्ला, वे शायद अब लड़ने को तैयार न हो। तो कांग्रेस शुरू में ये सोच रही थी कि यादव वाले सामाजिक समीकरण से चुनाव को साधा जाए। केपी यादव, जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2019 में हराया था, उन पर भी डोरे डाले गए। लेकिन लगता नहीं है कि वे अब कांग्रेस में आएंगे और बहुत मुश्किल होता है। जो व्यक्ति इस वक्त, भले ही इस वक्त बीजेपी के कई सांसद छोड़कर कांग्रेस में गए हैं, राहुल कस्वां, वीरेंद्र सिंह चौधरी वगैरह,
लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि केपी यादव उतने सशक्त हैं कि वे मोदी शाह की भाजपा को छोड़कर इस वक्त कांग्रेस में आए, क्योंकि यहां तो कांग्रेस छोड़ने का तांता लगा हुआ है। तो यादव वाले कोण पर अरुण यादव का नाम तलाशा गया। अरुण यादव पहले भी ऐसी जगहों पर लड़ाई जाते रहे हैं जहां कोई लड़ने को तैयार नहीं होता। वे विदिशा में जाकर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़ लेते हैं। वे भी समर्पित कार्यकर्ता है और उनके ऊपर कोई उस तरह का आरोप नहीं है। तो सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से कांग्रेस को किसी यादव कैंडिडेट की तलाश थी, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अरुण यादव अब प्रभारी बन गए हैं संभाग के, तो अब उनका चुनाव लड़ना निश्चित है कि वो नहीं लड़ेंगे। बचे हुए नामों में केपी सिंह हैं, 5-6 बार के विधायक थे पिछोर से, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव हार गए। दूसरा नाम है वीरेंद्र रघुवंशी का। उन्हें टिकट के भरोसे पर बीजेपी से एंड टाइम पर कांग्रेस में लाया गया था। वे सिटिंग एमएलए थे उस वक्त बीजेपी के, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। एक वो नाम हो सकता है। और कोई ऐसा प्रयोग कांग्रेस कर सकती है जो बिल्कुल चौंकाने वाला नाम हो। एक नाम जयवर्धन सिंह का भी हो सकता है। जयवर्धन सिंह यद्यपि इलेक्शन कमेटी जो कांग्रेस की, उसके मेंबर भी हैं, दिग्विजय सिंह नहीं है। एक किसी राज्य की कमेटी में जयवर्धन सिंह सदस्य हैं। ये 3-4 नाम मुझे दिखाई देते हैं। बाकी कांग्रेस के पास देखा जाए तो गुना शिवपुरी में भी टोटा है प्रत्याशी के नाम का। कोई बहुत कद्दावर नाम नहीं है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनौती दे सके। यद्यपि जब 2019 में केपी यादव लड़ रहे थे, डॉक्टर केपी यादव लड़ रहे थे, कहने वाला था, वही मैं कहने वाला था, उस समय वो भी कद्दावर नाम थे। कतई नहीं थे। वो तो न कभी विधायक रहे थे, न कुछ रहे थे। वो सांसद प्रतिनिधि थे सिंधिया जी के ही, लेकिन उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव हरा दिया था। तो मुझे लगता है हार जीत तो कभी भी किसी के लिए भी संभव है। कोई कहीं से भी चुनाव हार सकता है। तो अभी ये पहली हल किया जाना बाकी है कि सिंधिया के खिलाफ कौन ताल ठोकेगा। पर जो देरी की बात आपने कही, निश्चित तौर पर अब देरी हो रही है। ये त्योहार का दिन अभी 2-3 दिन निकल जाए, कांग्रेस को अब बिना देर किए फौरन प्रत्याशियों के नाम घोषित करना चाहिए। ग्वालियर और विदिशा, ग्वालियर खासतौर पे बिल्कुल उसी पर आ रहा हूं। ग्वालियर, विदिशा और मुरैना भी अशोक जी बहुत महत्वपूर्ण सीट है, इसलिए क्योंकि वो केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर की सीट। वे सांसदी छोड़कर विधायक बने और इस वक्त स्पीकर हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के, विधानसभा अध्यक्ष। ग्वालियर और मुरैना दोनों उनके पसंद के प्रत्याशी बीजेपी ने उतार दिए। शिवमंगल सिंह तोमर मुरैना में है, ग्वालियर में भारत सिंह कुशवाहा है, जो विधानसभा चुनाव भी हारे। मंत्री थे शिवराज सरकार में, पर चुनाव हार गए। अभी कांग्रेस के सामने दोनों सीटों पर, अब वो जो आपने कहा था दिग्गजों वाली बात, दिग्गजों में रस्साकसी अगर चल रही तो इन 2 सीटों पर चल रही है। पहले ग्वालियर की बात। ग्वालियर में चूंकि बीजेपी ने कुशवाहा को प्रत्याशी उतार दिया है, तो अब कांग्रेस के सामने ये पसोपेश है कि वो गुर्जर या ब्राह्मण में से किसी को टिकट दे। कुशवाहा को अब नहीं देगी। मदन कुशवाहा एक दावेदार थे, लेकिन लगता नहीं अब उनको टिकट मिलेगा। प्रवीण पाठक को लेकर वे भी विधानसभा चुनाव हारे हैं। अभी ग्वालियर दक्षिण में पिछली बार चुनाव जीते थे, यद्यपि इस जीत में इस बार उन्होंने 14,000 वोट बढ़ा लिए पिछली बार से। इस बार उनके वोट बढ़े हैं। उनको लेकर उमंग सिंगार दृढ़ता के साथ उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जौरा के विधायक पंकज उपाध्याय को मुरैना से चुनाव में प्रत्याशी बनाना चाहते हैं। समस्या ये है, यहां ग्वालियर चंबल की पूरी राजनीति या पूरे देश की ही राजनीति जाति के आधार पर चलती है। अगर एक ब्राह्मण को आप मुरैना से टिकट देंगे तो ग्वालियर से ब्राह्मण को नहीं दे पाएंगे, ये तय है। मुरैना में भी बलवीर दंडोतिया एक और ब्राह्मण है, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधायक रहे हैं, पहले बसपा से लड़ चुके हैं, 1.25 लाख वोट हासिल किए थे उन्होंने। वे भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। एक रमेश गर्ग हैं, बड़े व्यापारी हैं, वे कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। वहां तय है कि चूंकि वहां तोमर प्रत्याशी है, तो किसी ब्राह्मण को या वैश्य को या दूसरे किसी क्षत्रियों में से सिकरवार को, नीटू सिकरवार एक महत्वपूर्ण किरदार हैं, उनको भी टिकट मिल सकता है। उनकी भी दावेदारी चल रही है। इन सब दावेदारों के खेरख्वाह दूसरे लोग हैं, इनके लिए प्रयास करने वाले दूसरे बड़े नेता हैं। अभी इसी चक्कर में कोई नाम तय नहीं हो पा रहा। वही ग्वालियर के साथ है। प्रवीण पाठक को लेकर उमंग सिंगार जिद पर अड़े हैं, और यहां पर प्रवीण पाठक को टिकट नहीं देना चाहते जीतू पटवारी। वे रामसेवक सिंह गुर्जर, जो कि दिग्विजय सिंह के खेमे के हैं। रामसेवक सिंह गुर्जर पहले सांसद रहे हैं, एक संसद में जो सवाल नहीं, ग्वालियर से सांसद रहे हैं, ग्वालियर से सांसद रहे, तो कैश पर क्वेश्चन में डिस्क्वालीफाई हुए थे 5-6 सांसद, उनमें से एक हैं। विधानसभा चुनाव में डबरा से हार गए थे नरोत्तम के हाथों, बाद में लोकसभा चुनाव जीते थे। तो
कुल मिलाकर यहां पर अभी रस्साकसी ये है कि दिग्गजों के बीच रस्साकसी चल रही है कि कौन अपने पट्टे को चुनाव लड़ाए। इसकी वजह से देरी हो रही है। अब कौन ज्यादा ताकतवर साबित होगा, कौन आला कमान को सहमत कर पाएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इन सब लोगों ने भी अंत में हाईकमान के ऊपर छोड़ दिया, वो जिसे तय करेगा, तो जिसकी अप्रोच वहां तक होगी उसको टिकट मिल जाएगा। तीसरी सीट जिसका आपने विदिशा का जिक्र किया, उस पर भी हम चलते चलते बात करें। बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। मध्य प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वहां अब आखिरी तौर पर, शुरू में देवेंद्र पटेल जो सिलवानी से विधायक हैं, अभी कांग्रेस के विधायक हैं, उनका नाम चल रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आखिरी में 2 नाम बचे हैं। एक विंग कमांडर अणुमा आचार्य का, दूसरा भूतपूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा का। अशोक जी प्रताप भानु 2 बार सांसद रहे हैं, राजीव गांधी के दौर के नेता हैं। राजीव जी के समय वे सांसद थे और उनके बहुत करीबी उनसे रिश्ते थे। खुद राजीव गांधी विदिशा आए थे उनके चुनाव प्रचार में, लेकिन थोड़ा सा उम्रदराज है। फिर भी अब जो 2 दावेदार बचे हैं उसमें से अणुमा आचार्य का नाम पहले नंबर पर है। उसकी एक वजह और है। अब तक अशोक जी जितने नाम घोषित हुए हैं, 10 पहले हुए थे, बाकी बचे आज हुए। एक महिला को टिकट दिया है कांग्रेस ने। प्रियंका गांधी कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। राहुल गांधी कहते हैं महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। और मध्य प्रदेश की 29 सीटों में आपको सिर्फ एक महिला अब तक मिली है टिकट के लिए। तो मुझे ऐसा जो लगता पूरी लिस्ट आई है राकेश भाई, उसमें भी सिर्फ एक ही महिला है। जो पूरी लिस्ट आई है मैं देख रहा था, उसमें सिर्फ एक मिस है और उसके अलावा सारे मिस्टर्स हैं। तो यही होंगी नीलम मिश्रा, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी राज्यों में मैंने ध्यान नहीं दिया, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के नामों में, लेकिन मध्य प्रदेश में कुल 2 सूचियां अभी तक आ चुकी हैं, उसमें सिर्फ एक महिला है। तो उस नाते अणुमा आचार्य एक प्रवक्ता है, एक मुखर प्रवक्ता है कांग्रेस की, वायुसेना की रिटायर्ड अधिकारी हैं। तो फिलहाल 2 लोगों का दावा अभी ठीक ठीक दिखाई दे रहा है कि इनमें से कोई ना कोई टिकट पा जाएगा। और शिवराज सिंह को चुनौती देना कठिन काम है, लेकिन जैसा कहा जाता है चुनाव में कुछ भी संभव है। राजनीति में कोई किसी को चुनाव हरा सकता है। राजनारायण इंदिरा गांधी को चुनाव हरा सकते हैं रायबरेली में जाकर, माधवराव सिंधिया अटल बिहारी वाजपेयी को ग्वालियर में चुनाव हरा सकते हैं। तो शिवराज सिंह को भी कोई भी चुनाव हरा सकता है, सिंधिया जी को कोई भी चुनाव हरा सकता है। अब परसों शायद 27 तारीख को मीटिंग है, आखिरी सूची कांग्रेस की 27 को आ जाएगी, ऐसा लग रहा है। परसों यानी ये पट्टेबाजी का जो खेल है वो कांग्रेस में तो बहुत पुराना है। बीजेपी में भी है कि सिर्फ कांग्रेस में ही है पट्टेबाजी का खेल? नहीं, बिल्कुल बीजेपी में है। आप बीजेपी की पूरी मध्य प्रदेश की सूची देख लीजिए। हम अभी सिर्फ मध्य प्रदेश पर केंद्रित कर रहे हैं बातचीत को। 29 सीटों में जब सीटें सूची आई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, बाकायदा अखबारों में खबरें छपी हैं कि किन किन बड़े नेताओं ने अपने पट्टों को टिकट दिलाया। जैसा मैंने शुरू में कहा कि ग्वालियर चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर की बात चली है। ग्वालियर की सीट और मुरैना की सीट, दोनों जगह नरेंद्र सिंह ने अपनी मर्जी से अपने लोगों को टिकट दिलाया है, जबकि दोनों ही लोग लोकसभा लायक कोई बहुत अच्छे प्रत्याशी नहीं है। ग्वालियर में जो वर्तमान सांसद थे विवेक शेजवलकर, उनका टिकट कटवा दिया, यानी अपने पट्टे को टिकट दिलाने में वे कामयाब रहे। शिवराज सिंह चौहान अपनी पसंद के लोगों को टिकट दिला पाए। तो ये पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी में भी चला है और कांग्रेस में भी चला। और राजनीति में एक साधारण बात होती है, अपने लोगों को टिकट दिलाना दोनों पार्टियों में चलता है, और ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। राजनीति में स्वाभाविक है, अपने प्रति निष्ठावान लोगों को आदमी टिकट दिलाता है। यद्यपि लोकसभा में ये नहीं होने वाला है कि किसी को प्रधानमंत्री बनना है इनमें से। विधानसभा में जरूर ये मारामारी होती है कि अपने समर्थक ज्यादा विधायक होंगे तो मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी करता है। ये जो अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने का खेल है, इसी चक्कर में भारतीय जनता पार्टी आगे निकल गई क्या विधानसभा के चुनाव में? क्योंकि कांग्रेस में ये आरोप था पहले भी। बिल्कुल बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इस पट्टेबाजी का खामियाजा भुगता है, क्योंकि आखिरी दिनों तक तो टिकट नहीं फाइनल हो पा रहे थे कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के समय, जबकि दावा यह किया गया था कि हम तो अगस्त में टिकट घोषित कर देंगे, नवंबर में चुनाव था। ये दावा प्रदेश के बड़े नेताओं ने किया था, जबकि हालत ये हो गई कि नामांकन दाखिले के आखिरी दिन तक टिकट फाइनल हो पा रहे थे। इसका खामियाजा भुगता है। मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में से है जिसमें कांग्रेस में सबसे ज्यादा बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं। मुझे नहीं लगता इतने बड़े नेता किसी दूसरे राज्य में होंगे कांग्रेस में। अब तो यद्यपि भगवान की कृपा से और बीजेपी की कृपा से कम बचे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, सुरेश पचौरी चले गए, 2 लोगों का खेमा तो खत्म ही हो गया। अब कुल मिलाकर बचे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, राहुल भैया। तो अब अरुण यादव और राहुल भैया कोई बहुत बड़ी प्रादेशिक ताकत नहीं बचे हैं पार्टी में। तो अब 2 ही बड़े नेता हैं, जिसमें से कमलनाथ के एपिसोड के बाद उनका जो
दल बदल वाला मामला चला बीजेपी में जाने वाला, उसके बाद वे थोड़ा सा नैतिक धरातल पर कमजोर हुए होंगे। फिर भी वे अपने महाकौशल क्षेत्र में, और हाँ ये भी जोड़ना चाहूंगा, वे अपने महाकौशल क्षेत्र में अभी भी बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं। जो प्रभारियों का मैंने जिक्र किया था अभी, कमलनाथ को भी संभागीय प्रभारी बनाया गया। इस चुनाव में जबलपुर संभाग का दायित्व उन्हें दिया गया है, जैसे अरुण यादव को इंदौर का प्रभार दिया गया है। तो इस पट्टेबाजी का खामियाजा कांग्रेस हमेशा भुगतती रही है, आगे भी भुगतती रहेगी, क्योंकि वो जो एकजुटता होनी चाहिए चुनाव के समय, वो कांग्रेस में नहीं दिखती। जी अशोक जी, एक आखिरी सवाल पूछ लूं कि अभी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को पराजित किया है, और ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि बुरी तरह से पराजित किया है। पूरी तरह से पूरा बिल्कुल। जो माहौल था, पूरा जो सारा कुछ था, सब पलट गया और कांग्रेस को एक बहुत, आप कहिए कि खराब हार का सामना करना पड़ा। इसको सम्मानजनक हार भी नहीं कह सकते हैं, और उसके बाद से वो सिलसिला भी शुरू हुआ कांग्रेस के लोगों का बीजेपी में जाना वगैरह। तो इन सब चीजों को देखते हुए अभी तो चुनाव में टाइम है, लेकिन जमीन पर माहौल क्या दिख रहा है वहां पर? देखिए, जमीन पर माहौल तो स्वाभाविक तौर पर जो मुख्यधारा का मीडिया और बीजेपी का अपना प्रचार तंत्र है, वो माहौल को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश कर देता है, ऐसी तस्वीर बना देता है कि एक तरफा कोई लहर चल रही है। जबकि अगर विधानसभा चुनाव की करारी हार का भी हम आकलन करें, तो कई संसदीय सीटें ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस ने बीजेपी पर बढ़त हासिल की है। जैसे मुरैना सीट है, मैंने पहले भी जिक्र किया है, मुरैना श्योपुर संसदीय सीट कहलाती है। मुरैना और श्योपुर बेंगाल, श्योपुर की दोनों सीटें विधानसभा की कांग्रेस ने जीती हैं। मुरैना की 5 में से 6 में से 3 या 4 सीटें जीती हैं। भिंड संसदीय सीट ऐसी है जिसमें कांग्रेस बीजेपी के लगभग बराबर है। ग्वालियर में वही स्थिति है, 3 विधायक हैं कांग्रेस के। तो पर्याप्त जमीनी तौर पर कांग्रेस वैसी एकदम खत्म नहीं हो गई मध्य प्रदेश में जैसा लगता है, लेकिन माहौल की बात है। कांग्रेस को माहौल बनाना है, एजेंडा सेट करना है, उसमें वो पिछड़ती हुई दिखाई दे रही। लेकिन अगर दमदारी से चुनाव लड़ जाए कांग्रेस, तो कम से कम एक की जगह 3-4 सीटें तो कर ही सकती है, बहुत आसानी से मध्य प्रदेश में हो जाएंगी। लेकिन अभी बची हुई सीटों के नाम आना बाकी है, वो भी तो देखना है कि कौन किस कहां लड़ने जा रहा है। फिलहाल अभी तक की दोनों सीटों पर ठीक प्रत्याशी उतारे हैं। नए चेहरों को उतारकर कांग्रेस ने ठीक कदम उठाया है, क्योंकि अब जनता भी पुराने चेहरों से ऊब चुकी है। कांग्रेस के पास नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देने के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। उसे नए चेहरों को सामने लाना ही पड़ेगा, भले इनमें से कुछ लोग चुनाव हार जाएं, कुछ जीत जाएं। जी अशोक, तो पट्टेबाजी के बीच ये खेल चलता रहेगा। भाई साहब बता रहे हैं कि 27 तारीख को, किस तारीख को, 27 तारीख को आप कह रहे हैं? 27 को मेरे 27 को 27 मीटिंग तारीख है। को, 27 तारीख को, हाँ 27 तारीख को फाइनल लिस्ट कांग्रेस की आ जाएगी। तब समझ में आएगा कौन किसके सामने है। एक बात मेरे समझ में नहीं आती है, और ये मैं दर्शकों से शेयर करना चाहता हूं, कि प्रत्याशियों की घोषणा के पहले कैसे कोई जीत और हार का सर्वेक्षण करके प्रकाशित कर देता है। ये बात मेरे कभी समझ में नहीं आई, क्योंकि जैसे सही। ग्वालियर की बात हो रही थी, जिस विवेक शेजवलकर जी का टिकट काटा गया है, एक बहुत प्रतिष्ठित खानदान है वहां का, और बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से अलग अलग पदों पर ये लोग रहे हैं। अब उनका टिकट काट के जिसको दिया गया है उसका क्या असर पड़ेगा, कांग्रेस में जिसको टिकट दिया जाएगा उसका क्या असर पड़ेगा, ये बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि आज भी सारे ध्रुवीकरण के बावजूद मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जिसके लिए इधर से उधर जाना, उधर से, जब नेता इधर से उधर चले जाते हैं तो मतदाताओं की तो क्या ही कहा जाए, वो भी इधर से उधर जाते रहते हैं। और ये स्थानीय परिस्थितियों पर, ये उम्मीदवारों पर, इन सारी चीजों पर निर्भर करता है। तो अभी से कांग्रेस की जीत की घोषणा कर देना भी मेरे ख्याल से उतना ही गलत होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की जीत की घोषणा कर देना। और हम लोग ऐसी घोषणाएं करने से बचते हैं, बचेंगे। जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगे, उन डेवलपमेंट्स को समझने की और उनकी एनालिसिस करने की कोशिश डॉक्टर साहब के साथ हम लोग करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।